यहाँ पर ये महाराष्ट्र की राजनीति, हालांकि आप ये संकेत दे रहे हैं यहाँ पर विनोद कि घर वापसी इसको कतई नहीं माना जाए, ये एक भावनाओं के जरिए जन समर्थन बटोरने की कोशिश। तो इन बयानों के मायने हम किस तरह से, क्या कुछ समीकरण यहाँ बदलते नजर आएंगे? क्योंकि बार बार इशारा ये उसी तरफ कर रहे हैं विनोद, क्या एक जमीन सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैं अजित दादा के इस बयान को देखूंगा कि ये भावनाओं को ये बताकर वोट बटोरने की कोशिश है। अजित दादा पवार की स्थिति की फिलहाल मैं बात करूं तो अधिकतर पार्टी में टूट का खतरा वहां पर बरकरार है। पिछले दिनों ही बबन दादा शिंदे नाम के जो सोलापुर के विधायक हैं वो अपने बेटे के साथ शरद पवार से मिलने यहाँ पर पुणे में गए थे। बस 1.5 मिनट में ही उन्हें शरद पवार ने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप सोच रहे होंगे कितने ऐसे विधायक हैं जो शरद पवार की पार्टी में फिर से दोबारा जाना चाहते हैं। कई विधायक हैं कि यहाँ पर वो कह भी रहे हैं कि हमारी गलती हुई। इतना ही नहीं, 2-3 दिन पहले की खबर है कि जिन विधायकों का डेवलपमेंट का फंड है वो फंड भी अजित पवार ने रोक के रखा है। अजित पवार को इन विधायकों पर भरोसा नहीं है कि कब ये पाला बदलकर वापस चाचा के पास चले जाए, इसलिए उनका फंड भी वहां पर रोका गया है, जो चुनाव से कुछ दिनों पहले ही बाद में रिलीज किया जाएगा। अजित पवार को लगता है ये फंड लेकर चले जाएंगे और बाद में शरद पवार के साथ मिल जाएंगे तो नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। देखिए शरद पवार की ताकत कहाँ है? पश्चिम महाराष्ट्र में। पश्चिम महाराष्ट्र में हर जगह पर शरद पवार ने अपना किला मजबूत करने की कोशिश की है। मराठवाड़ा में कुछ जगह ताकत है एनसीपी की, वहाँ भी शरद पवार ने अभी से अपने उम्मीदवार तय करना वहाँ पर शुरू कर दिया है। विदर्भ में एनसीपी ताकतवर नहीं है। कोंकण में कुछ जगह एनसीपी ताकतवर है, वहाँ पर भी शरद पवार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बचता क्या है? उत्तर महाराष्ट्र, वहाँ भी कुछ सीटों पर एनसीपी लड़ती है, लेकिन ऐसे में मुंबई में तो एक भी विधायक उनका नहीं है अजित पवार का। एक जो है वो नवाब मलिक है। अब ये संशोधन का विषय है कि नवाब मलिक शरद पवार के हैं या फिर अजित पवार के हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टी को खड़ा करना अब उनके हाथ में है। नासिक में उन्होंने अपनी रैली को शुरुआत की, अपनी वो जनसम्मान यात्रा का पहला फेज खत्म हो चुका है। कल दूसरा फेज वो पुणे से शुरू कर रहे हैं। जिस पुणे में उनको धक्का मिला था, जिस पुणे ग्रामीण में उनकी बहन जीती थी, उनकी पत्नी को हार का मुंह देखना पड़ा था, अब उसी पुणे में पार्टी को खड़ा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इससे पहले चुनाव में अजित पवार ने क्या कहा था? कोई आपसे आएगा और कहेगा कि ये मेरे आखिरी चुनाव है, मेरी बेटी को जिता दो। अपने चाचा के बारे में ऐसे बयान यहाँ तक अजित पवार ने दिए हैं, तो जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो नहीं भूल पाएंगे। शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि अजित पवार को पार्टी में आना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं उन कार्यकर्ताओं को पूछूंगा, उन नेताओं को पूछूंगा जिन्होंने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। तो जाहिर सी बात है अजित पवार को समझ में आया है कि अब चाचा से लड़ना है तो भावनाओं की राजनीति ही करना जरूरी है, और वही वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या विनोद, ये एक तरह से महायुति पर दबाव बनाने की भी रणनीति है? हो सकता है ये महायुति में दबाव बनाने की भी रणनीति है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे पता है कि लोकसभा में एनसीपी के कोई भी वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो वो 2-3% ही हुए हैं। ऐसे ही आरएसएस हो या फिर आरएसएस से जुड़े कोई मैगजीन हो, पेपर हो, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान क्यों हुआ है, वो अजित पवार को लेकर हुआ है। आज भले ही भुजबल कहने दो कि छगन भुजबल कह रहे कि हम 80 सीटें मांग रहे हैं, नहीं, उनको जो सीटें मिलेगी वही सीटें उन्हें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अब मजबूरी ये है कि उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी छोड़ी है, अब वहाँ पर वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब यहीं से लड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी वो निकलते हैं बाहर तो पार्टी की साख बचाना महाराष्ट्र में मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब ये अजित पवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए ये जो वक्त है ना आने वाला, वो मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब बोले किशोर तिवारी जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मुझे मेरे मित्र और मेरे छोटे बंधु दुबे जी ने कोई बात की। अब मुझे बताइए अजित पवार क्या है? शरद पवार जी के भतीजे हैं, तो और सुप्रिया भी तो उनकी बेटी है, और दूसरा श्रीकांत शिंदे कौन है? हाँ, वो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, और मुरली देवरे का बेटा भी तुम्हारे पार्टी का बड़ा राज्यसभा में सांसद है। तो दुबे जी, तुम्हारे हमारे लिए ये परिवारवादी पार्टियों में
केवल स्टेज की सतरंजी उतारने का काम है। ये बात आप समझ लो। दूसरी बात आपने कही कि महायुति के विधायक चुन के आएंगे और फिर हम हमारा नेता चुनेंगे। अरे कितनी लाचारी है। मैं कह रहा हूं ना, महाविकास आघाड़ी के विधायक चुन के आने के बाद महाराष्ट्र के सर्वमान्य लोक नेता उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब से दिल्ली से वापस लौटे उद्धव ठाकरे, आप बहुत निश्चिंत हो गए इस बात को लेकर। इससे पहले भी डिस्कशन हमारी हुई थी किशोर जी। हाँ, अरे मैं बोल रहा हूं दिल्ली में हमारा तय हो चुका है। अभी मैं बता रहा हूं, यह भी तय हो चुका है, किसी भी बगावत करके, विश्वासघात करके। ठीक है, गुलाब चंद दुबे इस बार तो 20 साबित हो रहा है एमवीए, महायुति पर 20 साबित हो रहा है। अरे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी मुझे पूरी करने दो। थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास किशोर तिवारी जी, इसलिए मुझे वक्त एक बार सबको देना है। एक निपट लेता हूँ। हाँ बोलिए, 10 सेकंड दे दो, बोलिए। जो बगावत करके गए हैं, हाँ, जो हमारा विश्वासघात कह रहे, दुबे जी कहते उन्हें गद्दार मत कहो, लेकिन महाविकास आघाड़ी के अंदर जैसा कांग्रेस ने अभी 25 करोड़ लेने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वैसा ही हम किसी भी गद्दारों को आने नहीं देंगे। ठीक है, गुलाब चंद दुबे जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। जी पूजा जी, मैं यही कहना चाहूंगा, किशोर भाई बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने जो इशारा किया दोनों दलों को, परिवारों के बीच में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके डिबेट पे कहना चाहूंगा, अरे किसी पक्षधर होकर के किसी पक्ष के नेता के प्रति चापलूसी की इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि आप उनकी जय जयकार करना शुरू करो। अरे कहीं न कहीं राजनीतिक धर्म का निर्वाह तो करिए बड़े भाई किशोर भाई, तब मैं आपके आदर्शों पर चलूं। मैं तो ये कहना चाहूंगा पूजा जी, बड़े छाती ठोक के कहना चाहूंगा कि सच तो है, अगर अपने समाज की अगर रक्षा करना चाहते हो किशोर भाई, अपने समाज की अगर कहीं कहीं रहनुमाई करना चाहते हो तो समझो, सुधरो ये बात को। और बार बार गद्दारी शब्द अगर कहोगे चीज के लिए, तो चैनल बैठ करके किसी दल का मैं नेतृत्व करते हुए और मैं प्रवक्ता क्यों बैठा हूं, उसका जवाब देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है। और रही बात राजनीतिक नसीहत, यहाँ पे सिखाने की, डिबेट भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम कतई नहीं कह सकते हैं चीज के लिए कि हमारे महायुति का कोई एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे महायुति को कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। और हमारी महेश चौहान जी देखिए पूजा जी, अगर अजित पवार जी को लगता है कि उन्होंने गलती की है तो उन्होंने बहन के साथ पर्सनली जाकर माफी मांगनी चाहिए, उनके घर पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। तो रहे हैं, सुनिए ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो पब्लिक स्टेटमेंट क्यों, ये राजनीतिक बयान क्यों, वो उनका पर्सनल है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि राजनीति को घर के अंदर नहीं लेना आना चाहिए, और यहाँ पर वो पब्लिक स्टेटमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये सिर्फ चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। मैंने जैसे कि कहा, इसके साथ बहुत सारे एंगल्स है, जैसे विनोद जी ने कहा, वो तो भी सारे एंगल्स हैं। सहमत है, नहीं वापसी होने देंगे, नहीं स्वागत करेंगे भतीजे का। एमवीए के मुख्यमंत्री, एमवीए के भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, सहमत है आप फिर? देखिए किशोर जी जो बोले, मैं सुन नहीं पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैंने उन्हीं की बात दोहराई। हाँ, तो मैं इसके लिए कह रहा हूं, उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो बोल रही है उसके लिए मैंने ये कहा है, पहले भी आपको कहा है कि ये इस पर चर्चा होगी, जरूर होगी, और जनता को जो, अरे वो कह रहे हैं दिल्ली से तय हो गया, भावना जैन जी। पूजा जी, मैं ये कहती हूँ कि तीनों पार्टियों में, जैसा कि आप देख रही हैं, तीनों पार्टियों में माननीय उद्धव ठाकरे जी का बहुत सम्मान हम करते हैं। कांग्रेस भी एक नंबर की पार्टी बनकर लोकसभा के चुनावों में उभरी है, और एनसीपी भी साथ में है, उसमें भी कई श्रेष्ठ नेता यहाँ पर हैं। तो जब एक बार चुनाव हो जाएगा, चुनाव जीतने के बाद ये मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, तो इसमें कोई वो आए है नहीं। वही मैं कह रही हूँ ना कि आप डिसाइड होने की बात कर रहे हैं, किशोर तिवारी जी कह रहे हैं दिल्ली से तय हो गया भाई। मेरी बात सुनिए पूजा जी, महाविकास आघाड़ी एकदम यूनाइटेड है, और हमारे में मुलाकात तो आपकी आला कमान से ही हुई होगी ना, रहे हैं, और वो निर्णय जो हमारी श्रेष्ठ लीडरशिप है, जो हमारी पार्टी की हाईकमांड है, वो इसके ऊपर जो निर्णय, ठीक है।